बट अरविंद केजरीवाल को और उनके समर्थकों को लगता है एक हद तक कि बग्गा तो मेरी भैंस खोल के ले गए। नहीं, भैंस तो खुली गई ना जी। जिनके पास 62 भैंसे थी, अब 22 भैंसे बची है, और मुझे लगता है कि अब पंजाब विधायक वाली को भैंसे तो भी खुलने वैसे मत वाली बोली है। है। तो अब तो मतलब मुझे लगता है कि पंजाब में भी उनकी भैंसे खुलने वाली है। तो फिर ठीक है जी, ऐसा जी, अपने कोई लड़ाई थोड़ी थी भाई, तुम देश के खिलाफ मत बोलो, हम तुम्हें क्यों बोलेंगे। यही थी, एक विचारधारा की बात थी। तो फिर राहें अलग अलग कैसे कई होती बार है? इन्होंने कई बार इन्होंने मतलब ये सोचा यार बच्चा इससे खुश भी करा लेंगे। तो आपको ध्यान होगा जब अग्निवेश ने कहा नहीं था कि अन्ना पागल हो गया है, ध्यान होगा अग्निवेश ने जब स्टेटमेंट दिया था, तो तब इन्होंने मुझे फिर से कुमार विश्वास जी के घर बुलाया। अरविंद केजरीवाल की पंजाब की सरकार जाते ही अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि शायद कहीं बाहर ही विदेश ही भाग जाए, क्योंकि उनको पता है कि नहीं तो अभी सारा जीवन उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है। अभी एक और जांच शीश महल की चालू हो गई है, और कल एक छोटी चोरी भी कर ली इन्होंने ट्विटर अकाउंट की। जैसे अखिलेश यादव टोटी चोरी करके ले गए थे, ट्विटर चोरी करके ले गए। तो कहते हैं ना, संगत का असर होता है। तो अखिलेश जी के साथ चुनाव में बहुत घूमे, तो अखिलेश जी ने बताया होगा, अरे मैंने टोटी चोरी कर ली थी, तो उन्होंने ट्विटर चोरी कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो देश की राजनीति के अंदर बड़ा जाना पहचाना चेहरा है। इनमें और मुझ में एक समानता है, मैं बिग बॉस OTT में जा चुका हूं और ये बिग बॉस के मेन वाले घर में जा चुके हैं। तो ये एडवेंचर या मिस एडवेंचर जो भी आप कह लें, हम दोनों कर चुके हैं। हम दोनों की राहें अलग अलग हैं। मैं पत्रकारिता से आता हूँ। तेजिंदर भाई एक एक्टिविस्ट भी रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है भारतीय राजनीति के अंदर, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल का इनसे खासतौर पर प्यार है। अरविंद केजरीवाल जी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को बहुत प्यार करते हैं। इस बार कई बार उन्होंने इनको जेल भेजने की भी कोशिश की है। लेकिन हर बार नाकाम साबित हुई। लेकिन हाँ, ये भी कह दूं, हर बार नाकाम साबित हुआ है। ये जो लव एंड हेट का रिश्ता है ये बड़ा पुराना है। तो हमने सोचा दिल्ली की राजनीति, पंजाब की राजनीति पर जब बात करनी है, और आजकल हम मैं एक वैसे चीज बिग ऑफ बॉस में इंटरव्यू। सोच रहा था, जी। जब मैं दीपक भाई बिग बॉस के घर में था, हम्म। मैं सोच रहा था यार अगर आप होते ना जिस समय मैं था, हाँ, तो मजा आता। इसलिए वजह आता क्योंकि क्योंकि हमारा वेवलेंथ मैच करता था। हाँ, क्योंकि ऐसा होता था ना, एक समय पे जब आप वहां पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, लगता है यार आप किसी तरीके से दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाओ। फिर ध्यान आता है मेकर्स ने साइन कराया हुआ है 2 करोड़ रुपए का, हर्जाना भरना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो वो आदमी रुक जाता है कि भाई 2 करोड़ कहाँ से बट मैंने आए। मेकर लेकिन से, कई जब बार मैं बिग बॉस के घर में जा रहा था ना, तो मैंने मेकर से पूछा था। मैंने पूछा था अगर मैं छत हाँ तोड़ के भाग गया तो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग छत तोड़ के भी पहले भागे थे। बोले कोई बात हाँ नहीं, हम केस हाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पहले बहुत सारे लोग भाग चुके हैं। लेकिन मेरा ना, मेरा हाँ। तो ऐसा इस कोई बार इरादा था शायद ना आपका। इन्होंने नियम बनाया हुआ था कि अपना एग्रीमेंट में जो साइन कराया था कि अगर आप पहले निकलते हो या किसी भी कारण से, तो आपको 2 करोड़ रुपए जो देने पड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उनका नियम था। और ये भी था कि अगर आपको इस पूरे मामले में कोई मानसिक यंत्रणा झेलते हैं तो इसके लिए बिग बॉस जिम्मेदार नहीं है। हाँ, वो तो इसलिए तो सारे मेडिकल टेस्ट आपके पहले कराए जाते हैं हाँ कि अगर हाँ अंदर आपको कोई बीमारी भी होगी तो दिखा देंगे, देखो जी ये पहले से थी। हाँ हाँ। तो ये तमाम चीजें इसलिए थी। सारे टेस्ट करा लीजिए। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन बिग बॉस का जो घर अलग है, राजनीति का मैदान अलग है। और अरविंद केजरीवाल के मुखर आलोचक तेजिंदर पाल बग्गा तब से रहे हैं जब से वो एक एक्टिविस्ट थे। और साथ ही साथ तब से रहे हैं जब से अरविंद केजरीवाल पहले दिन नहीं, दिल्ली मैं की। आपको एक बात बताता हूँ। जी। आपको बात बताता हूँ, एक्टिविस्ट थे तब वो मेरे बड़े अच्छे मित्र भी रहे हैं। अच्छा। और मैंने उनके साथ में बैठ के कई बार ब्रेकफास्ट किया एक टेबल पे। हाँ। तो वो गाना गाते होंगे, दोस्त दोस्त ना रहा, हम प्यार प्यार ना रहा। हाँ, हम कई बारी, हम जी। जब भी बैठते थे, केजरीवाल जी के घर तो मैं कभी नहीं गया आज तक, बट जब वो गाजियाबाद में रहते थे तो कुमार विश्वास जी के घर पे उनके साथ कई बारी मुलाकात हुई। वो होते थे, साथ में मनीष जी भी कई बारी बैठते थे। तो ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? मतलब नहीं देखो राजनीति का सर, काम ऐसा है। है कि हमारी हमारी तरफ से तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं कभी। आ, वो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाते थे, तो आपको ध्यान होगा प्रशांत भूषण वाली जो घटना हुई, और उस घटना के बाद मैं वहां पे, मुझे कुमार विश्वास जी ने अपने घर पे कॉल किया, मतलब मुझे कहा कि मेरे घर पे आओ। तो जब मैं उनके घर पे गया तो उन्होंने कहा यार केजरीवाल तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मुझे क्या दिक्कत है, मिलवाओ। मेरी तो प्रशांत भूषण से दिक्कत थी क्योंकि उसने देश के खिलाफ बोला था।
तो तब तक प्रशांत केजरीवाल बिल्कुल शरीफ बन के रहते थे, सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा था, तो हमें क्यों दिक्कत होगी जी। तो मैं केजरीवाल, अगले दिन उन्होंने कहा कि ठीक है। तो अगले दिन मैं जब गया तो केजरीवाल वहां पे और मनीष सिसोदिया बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुमने प्रशांत भूषण वाला जो भी घटना हुई है उससे देश का बड़ा नुकसान हुआ है, हम जहां भी जाते हैं लोग कश्मीर की बात करते हैं, तो तुम एक काम करो, तुम ना माफी मांग लो कि हमसे गलती हो गई है, तो हम इस आंदोलन के साथ हैं अन्ना जी के, फलाना ढिमका। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप हमारे, हम तुम्हें अपने साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे, तुम भी बड़े नेता बन जाओगे, फलाना ढिमका। तो 2011 की बात है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो कुमार विश्वास गवाह थे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हूँ, लेकिन ना प्रशांत भूषण से पहले माफी मंगवा दो कि उसने जो कश्मीर पे बोला था कि कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, तो आप उनसे माफी मंगवा दो। मैं, मेरी कोई प्रशांत भूषण से भी दुश्मनी थोड़ी थी। मैंने कहा आप उनसे माफी मंगवा दो, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन अगर वो माफी नहीं मांगेंगे अपने बयान के लिए, तो मैं कैसे माफी मांग सकता हूँ। तो तो क्या खैर वो बोले बात केजरीवाल? नहीं बनी, लेकिन जरूर है। तो क्या बोले केजरीवाल? नहीं, उन्होंने कहा अच्छा चलो बताऊंगा, मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि जब तक अन्ना का आंदोलन चल रहा है तब तक वो कोई ऐसा बयान नहीं देगा, लेकिन जिस तरीके से तुम दबाव डाल रहे हो, तो अनशन पे जाने वाले हो, तो उससे क्या होगा कि अभी जो 5 उधर का जो कांग्रेस वालों ने वो बनाया, जो 5-5 लोगों का पैनल बनाया था, उसमें पांचों के पांचों वकील है, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, और भी 3 लोग थे, मुझे ध्यान नहीं कौन थे। बट उन्होंने कहा था उधर पांचों वकील है और हमारे यहाँ कोई भी सिर्फ एक ही वकील है, तो वो बिल को कमजोर करने की कोशिश करेंगे जिससे देश का नुकसान होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आपके कहने पे मैं मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, और आप उनसे ये गारंटी दिला दीजिए वो स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो उन्होंने मुझे कमिटमेंट की, और मुझे ध्यान है कि कुछ समय तक उन्होंने उस कमिटमेंट को निभाया भी। मुझे ध्यान है उन्होंने अपना पर्सनल नंबर मुझे दिया था 9868 करके जो होता था उस समय, और उनका एक ईमेल भी होता था, एक परिवर्तन करके जो भी था, परिवर्तन उनकी एनजीओ होती थी, उसका हाँ, ईमेल होता परिवर्तन था। है। एक है परिवर्तन, एक है परिवर्तन। हम्म। तो मेरे, मैंने उनको कॉल किया जब ये एक जा रहे थे जन, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम था, और प्रशांत भूषण वहां जाने वाले थे, वो कश्मीर के ऊपर था। तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब आपने कहा था जिसके कहने पे मैंने मेंशन नहीं किया था, तो अब आप देखो प्रशांत भूषण जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी डिटेल्स मेल करो। तो मैंने उनको डिटेल्स मेल करी, और उन्होंने उसको प्रशांत भूषण को फॉरवर्ड किया होगा। प्रशांत भूषण ने उनको बोला कि आई एम नॉट अटेंडिंग दिस इवेंट, ऐसा करके, और उन्होंने मुझे वो प्रशांत भूषण वाला जो ईमेल था वो वापस भेजा मुझे कि देखो, हाँ मैं नहीं जाएगा वो। तो फिर ठीक है जी, ऐसा जी, अपने कोई लड़ाई थोड़ी थी भाई, तुम देश के खिलाफ मत बोलो, हम तुम्हें क्यों बोलेंगे। यही थी एक विचारधारा की बात थी। तो फिर राहें अलग अलग कैसे कई हुई? बार इन्होंने, कई बार इन्होंने मतलब ये सोचा यार बच्चा है, इससे खुश भी करा लेंगे। तो आपको ध्यान होगा जब अग्निवेश ने कहा नहीं था कि अन्ना पागल हो गया है, ध्यान होगा अग्निवेश ने जब स्टेटमेंट दिया था, हम्म। तो तब इन्होंने मुझे फिर से कुमार विश्वास जी के घर बुलाया। हम्म। तो मुझे कहता है तुम्हारी ना इमेज देश में बहुत बिगड़ गई है, मैं तुम्हें हीरो बना देता हूँ, तुम एक काम करो, तुम अग्निवेश को पीट दो। हम्म। वो प्रेस प्रशांत भूषण को आपने इसलिए पीटा क्योंकि कश्मीर वाला मसला था और आप बहुत मैंने, एजुकेटेड थे, देखो बहुत वो तुक्का मामला थे उस अभी मामले में। कोर्ट में है, उसमें वो मामला कोर्ट में है, उसमें मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे अरविंद केजरीवाल ने बोला कि तुम अग्निवेश को पीट दो और उससे तुम्हारी इमेज बहुत सुधर जाएगी, क्योंकि देखो अन्ना के साथ पूरा देश खड़ा है, और अगर तुम उसको पीट दोगे। मैंने मन में सोचा, मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा उसमें, मैंने कहा अच्छा भाई साहब देखूंगा, क्योंकि मतलब उनके सामने मैं मना नहीं कर पाया। मैंने कहा अच्छा भाई सब देखूंगा, लेकिन मैंने मन में सोचा कि जो अपने आप को गांधी जी के भगत कहते हैं और कहते हैं हम वायलेंस पे विश्वास नहीं रखते, वो बंदा मुझे खुद कह रहा है कि अग्निवेश को पीट दो। तो अच्छा, आपकी और अरविंद केजरीवाल की राहें कब और कैसे जुदा हुई? जैसे आपने कहा आप दोनों पुराने एक्टिविस्ट थे, अन्ना आंदोलन के समय से टच में भी थे। जब आम आदमी पार्टी बनी जी, उसके बाद फिर चीजें होती गई होती गई होती गई, और धीरे धीरे फिर वो, लेकिन एक हमारा जो भी था विचारधारा का वो था। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, फिर वो बाटला हाउस, हाँ सबसे पहले जब वो बाटला हाउस के, उससे पहले तक हमारी बात होती थी। और मुझे लगता था राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, देखो यार, मतलब विचारधारा अलग हो सकती है, मकसद तो ये है देश को आगे बढ़ाना। तो तब तक मेरी उनसे बात होती थी, मैं उनको बात भी करता रहता था। लेकिन जब उन्होंने कहा बाटला हाउस इनकाउंटर कर दिए, उसके बाद फिर वो चीजें, मतलब वो फिर उससे बात भी बंद कर दी, फिर उसके खिलाफ हम अच्छे से आ गए। क्योंकि आप जब बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था, वहां पे खुद क्योंकि दिल्ली के अंदर इतने बड़े बम धमाके हुए, हमारे एक शहीद मोहनचंद शर्मा जी वह शहीद हो गए, इंस्पेक्टर। और मैं वहां पे खुद, जब उसके 4-5 दिन बाद आपको ध्यान होगा, एक बहुत बड़ा मार्च निकला था हजारों लोगों का, बाटला हाउस इनकाउंटर के सपोर्ट में वहां पे जामिया में। तो उस समय कांग्रेस के कोई विधायक होते थे, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने वो मार्च निकलवाया था, पवन तुल्ला परवेज तो अब बने हाशमी। 2014 में है।
परवेज हाशमी। नहीं नहीं नहीं, परवेज हाशमी नहीं था, कोई और था, मुझे ध्यान नहीं नाम आ रहा, कोई और था वो पहले पार्षद भी होता था। तो एनीवेज, तो मैं वहां पे गया। तो हमने वहां लगभग, हमारे पास 101 लोग थे, हमने भी वहां पे उसके खिलाफ शहीद मोहनचंद शर्मा जी के समर्थन में तिरंगा लेते हुए मार्च निकाला। तो भाई साहब वो लोग हमें मारने आ गए थे। हमें उस समय डीसीपी होते थे एच एस धालीवाल, वो हमें अरेस्ट करके ले गए और उन्होंने थाने में बोला, भाई अगर तुम लोगों को अरेस्ट करके ना लाता तो तुम्हें जान से अभी मर जाते तुम। तो वहां पे ये सेंटीमेंट है उन आतंकवादियों के सपोर्ट में। तो उन्होंने हमें कहा कि मतलब तुम्हें बचाने के लिए मैं लेके आया हूँ, तो 2-3-4 घंटे यहीं रहो अभी, जब तक वो भीड़ भीड़ इधर उधर, नहीं तो वो बाहर वेट कर रहे होंगे तुम्हारा। तो जब 3-4 घंटे बाद जब चीजें शांत हो जाएगी तब तुम्हें अब छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारी को बचाना। तो एच एस अलीवाल साहब ने, उस समय डीसीपी होते थे वो साउथ के, तो वो हमें बचा के लेके गए। तो फिर जब हमने कहा यार, जब इसने एनकाउंटर को फर्जी बोला, तो मैंने कहा दिल्ली में एक आदमी हमारा इंस्पेक्टर शहीद हो गया, फिर तुम उसको फर्जी कहते हो, तो फिर तो उसके बाद राहें अलग हो गई जी अपने आप। फिर उसने तो इसी तरीके की बातें चालू कर दी, पंजाब के अंदर तुम जाके खालिस्तानी आतंकवादी की कोठी में सोते हो, तुम ये कहते हो भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हो, उनके गले में माला डालते हो। तो फिर तो उन्होंने वो मतलब देशद्रोह की मतलब जैसे हर चीज करनी चालू कर दी। तो फिर उसके बाद तो ऐसे व्यक्ति से हम बात क्यों करेंगे। मतलब आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी अरविंद केजरीवाल से, आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ व्यक्तिगत जो कौन सी, झंडा उसमें उठाया, उसमें कौन सी अरविंद जी ने कौन सी विचारधारा मेरी के बहस आधार पर खोली उठाया। थी। हाँ, उन्होंने कौन सी मेरी बहस खोली थी जी। बट अरविंद केजरीवाल को और उनके समर्थकों को लगता है एक हद तक कि बग्गा तो मेरी भैंस खोल के ले गए। नहीं, भैंस तो खुली गई ना जी। जिनके पास 62 भैंसे थी, अब 22 भैंसे बची है, और मुझे लगता है कि अब पंजाब वाली विधायकों को भैंसे तो भी बिकने वैसे मत वाली बोली है। है। तो अब तो मतलब मुझे लगता है कि पंजाब में भी उनकी भैंसे खुलने वाली है। तो वहां की अब आपकी प्लानिंग है क्या, पंजाब की बग्गा साहब? नहीं, मेरी प्लानिंग नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है कि बहुत से विधायक जो है पंजाब में अब इस सरकार के साथ रहना नहीं चाहते, इस भ्रष्ट सरकार के साथ, इस देशद्रोही सरकार के साथ। क्योंकि सिख कौम बहुत ही देशभक्त कौम है। और आप देखेंगे सेना के अंदर भी सबसे ज्यादा जो सिख है, देश की आजादी के अंदर सबसे ज्यादा सिखों ने अपना बलिदान दिया है। तो जो इस तरीके के अरविंद केजरीवाल के देशद्रोह के बयान सुनते हैं, तो उनको भी लगता है यार हम गलत जगह फंस गए। लेकिन ठीक है, क्योंकि एक दो आदमी तो छोड़ नहीं सकता, उनको पता है विधानसभा लालच भी व्यक्तिगत होता है। तो मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी, बहुत से विधायक जो हैं अब उस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को छोड़ना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने नोटंकी की दिल्ली हारने के बाद, ऐसा दिखाया कि देखो पंजाब में फैसले सही नहीं हुए इसलिए मैं हार गया, और भगवंत मान और सारे के सारे पंजाब के विधायकों को दिल्ली तलब कर दिया। वो बैठक चंडीगढ़ में भी हो सकती थी। भाई 70 विधायक दिल्ली में आ रहे हैं, उससे अच्छा एक अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ नहीं जा सकता था, वहां जाके बैठक कर लेते। लेकिन अब 70 के 70 विधायकों को पैसे किसने दिए, पंजाब सरकार ने दिए। तो 70 के 70 विधायकों को फ्लाइट से आप दिल्ली बुला रहे हो, फ्लाइट से वापस जा रहे हैं, उनका रहना खाना पीना सब कर रहे हो पंजाब सरकार के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से। अरविंद केजरीवाल जी वहां चले जाते, अब तो वैसे ही वेले हो गए हैं वो। अब तो वैसे ही उन्होंने कुछ नहीं करना, अब तो दिल्ली में तो वैसे ही नहीं आने वाले वो, तो वहां चले जाते। लेकिन उनको दिखाना था कि दिल्ली से जो मैं कहूंगा, अगर वहां चले जाते तो ये न्यूज नहीं बनती कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर ये हो रहा है। तो दे वांट टू शो पीपल कि देखो दिल्ली आए, दिल्ली से ये फैसला कराया गया, और दिल्ली के मेरे कहने के बाद ये चीजें हुई। ठीक है। वो भी तो मगर साहब दिखाना मैं था। एक बात समझना चाहता हूँ, आपने इतनी नजदीकी से आम आदमी पार्टी, उनका एक्टिविज्म, उनकी राजनीति, राजनीतिक पार्टी बनते हुए देखा, लेकिन तीसरे टर्म तक आते आते उनकी पूरी राजनीति 360 डिग्री का टर्न ले ली। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जो अरविंद केजरीवाल बंगला नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसकी बात करते थे, उन्होंने न केवल बंगला लिया बल्कि इतना बड़ा महल अपने लिए बनवाया। मुझे आज तक समझ नहीं आ पाया कि अरविंद 8 एकड़, केजरीवाल ने 8 एकड़ का। इतना 360 डिग्री टर्न क्यों किया। वो तो आज विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, जब चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने जांच चालू की, तो उन्होंने अपनी जांच के अंदर बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने आसपास के 10 बंगलों को तुड़वाया अपने बंगले को बड़ा करने के लिए। और 8 एकड़ का बंगला, मतलब आप सोचो लगभग 4,000 गज, 36,000 स्क्वायर फीट, 36,000 स्क्वायर फीट का बंगला अरविंद केजरीवाल जी को अपना, अपने बच्चे और अपने माता पिता को रखने, 6 लोगों को रखने के लिए 36,000 स्क्वायर फीट का बंगला क्यों चाहिए था। तो मुझे लगता है कि एक, जैसे वो कहते भी थी कि दिल्ली का मालिक मैं हूं, तो एक कहते हैं ना, जब रहे अहंकार होता है, अहंकार रावण का भी नहीं रहा। तो जब अहंकार हो जाता है तो मुझे लगता है कि इंसान ज्यादा टिकता नहीं है। जब वो आए थे, वो कहते थे, आपको ध्यान है, फटी पुरानी शर्ट पहन के रहते थे, चाहे वो पीआर के लिए रहते थे, तो बड़ी सी शर्ट डबल एक्सल पहन के, टूटी हुई चप्पल,
लेकिन धीरे 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 अरविंद केजरीवाल की वैगन आर भी चली गई, वो शर्ट भी चली गई, वो चप्पल भी चली गई। और अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहना चालू कर दिया, जो कहते थे मैं सेवक हूं, उन्होंने ये कहना चालू कर दिया मैं दिल्ली का मालिक हूं। तो कहते हैं जब अहंकार हो जाता है आदमी का, तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय आदमी टिकता नहीं है। वही अहंकार अरविंद केजरीवाल में हो गया। और आपको ध्यान होगा जब कोविड के अंदर लोग ये मांग रहे थे कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, उस समय अरविंद केजरीवाल, कोई भी व्यक्ति इसको गूगल करके देख सकता है, ये शराब पॉलिसी कब बनी, ये जो शीश महल के अंदर जो रिनोवेशन का काम कब चालू हुआ, जब दिल्ली के लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, जब दिल्ली के लोग बिना ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, लोग सांसों की कमी के कारण मर रहे थे दिल्ली में, उस समय अरविंद केजरीवाल शराब नीति और शीश महल का रिनोवेशन करवा रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो बहुत सारे लोग जो उस समय एक ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल्ली सरकार के मरे, मुझे लगता है ये उनका शाप ही है, जो शायद अरविंद केजरीवाल की आज ये स्थिति आ गई। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अब मैं दिल्ली में मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए, आज उनकी ये परिस्थिति आ गई कि लोग कह रहे हैं कि अब शायद अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। बका साहब, मुझे एक बात और बताइए, अरविंद केजरीवाल जो हर बात पर इतना सोचते थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी इमेज गढ़ी थी कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मैं नई राजनीति करने आया हूं, मैं क्रांति करने आया हूं, उन्होंने क्या एक बार भी नहीं सोचा होगा कि मैं भाई शराब का इस तरह का घोटाला कर रहा हूं, पकड़ा जाऊंगा क्योंकि बीजेपी तो मेरे खिलाफ है, शीश महल बनाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा क्योंकि बीजेपी तो मेरे खिलाफ है। कितना भी अहंकार हो, पर एक के बाद एक गलतियां क्यों? सर जब कोई भी चोर चोरी करता है ना, उसको नहीं लगता कि कभी मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। वो बहुत ही स्मार्ट समझता है अपने आप को, कि जब वो चोरी करता है किसी के घर में भी, तो उसको लगता है कि मैंने कोई खूनी अपराध करता, तो उसको नहीं लगता कि मेरे को फांसी हो जाएगी कल को या उम्र कैद हो जाएगी। अगर उसको लगता तो अपराध देश में होने ही बंद हो जाए। तो लेकिन देखो आप, अरविंद केजरीवाल जिसने ये राजनीति शुरुआत की कि हम ईमानदारी की राजनीति करने आए हैं, वो देश की सबसे भ्रष्ट राजनीति करने का उन्होंने सबसे स्पीड से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लालू जी मुलायम जी को भी अपना उनका भ्रष्टाचारी जो उन्होंने स्कैम्स किए, उनको 2 दशक लग गए थे जनता के सामने उनका असली चेहरा बाहर आने में। लेकिन ये तो भैया अब 4 साल 5 साल के बाद ही ये लोग बिल्कुल ऐसे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल भूखे व्यक्ति के हाथ में कटोरा लग गया और वो तो दोनों हाथ से खाना चालू कर दिया, ये इनकी स्थिति हो गई। और जब इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, इन्होंने बहुत ही, क्योंकि आईआरएस ऑफिसर आ चुके हैं, तो बहुत स्मार्टली, अरविंद केजरीवाल खुद अपने हाथ में पैसा नहीं लेते थे। तो जैसे किसी कंपनी को शराब का ठेका दिलाया, 500 करोड़ लिए, तो क्या कहते थे, हमारे गोवा के प्रत्याशी आएंगे, हमारे पंजाब के कैंडिडेट्स आएंगे, और आप 50 करोड़ इसको देना, 100 करोड़ इसको दे देना, वो फिर आगे एमएलए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पैसा वो उस तरीके से बंटवाते थे कि मतलब मेरे अपने घर में वो मतलब इतने समझदार थे कि अपने घर में पैसा नहीं रखना है, कहाँ पैसा कैसे खर्चना है, तो लोगों के हाथ में पैसा खर्चते थे। लेकिन आज की डेट में आईबी या जितनी भी ईडी है, चाहे वो फोर्सेस इतनी स्मार्ट है कि आप जहां पे, वो तो ऐसा ना, आपका आपका बयान लिया, आपने कहा 10 तारीख को मैं अरविंद केजरीवाल के साथ था, अगर कोई गवाह आता है वो कहता है मैं अरविंद केजरीवाल के साथ था, अरविंद केजरीवाल ने ऑफर किया था, तो वो मोबाइल के उससे 6 महीने पुराना से 1 साल पुराना डेटा भी निकाल देंगे, क्या अरविंद केजरीवाल उस दिन की उनकी मोबाइल की लोकेशन और उनकी मोबाइल की लोकेशन क्या सेम थी कि नहीं थी। तो इससे सब पता लग जाता है। आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी इतनी वो है। तो अब केजरीवाल का आगे क्या? आप लोगों को लगता है कि केजरीवाल पर, केजरीवाल लड़ाके हैं, ये तो मैं भी मानता हूं, और केजरीवाल फिर से रिसर्वाइव करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है आने वाले समय में आप उनका क्या भविष्य देख रहे हैं केजरीवाल, और कैसे मुकाबला मैं आपको करेंगे आज कह रहा हूँ, विपक्ष के नेता के तौर आप 6 महीने का इंतजार करिए, पंजाब में सरकार जाने वाली है। अरविंद केजरीवाल की पंजाब की सरकार जाते ही अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि शायद कहीं बाहर ही विदेश ही भाग जाए, क्योंकि उनको पता है कि नहीं तो अभी सारा जीवन उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है। अभी एक और जांच शीश महल की चालू हो गई है, और कल एक छोटी चोरी भी कर ली इन्होंने ट्विटर अकाउंट की। जैसे अखिलेश यादव टोटी चोरी करके ले गए थे, ट्विटर चोरी करके ले गए। तो कहते हैं संगत का असर होता है, तो अखिलेश जी के साथ चुनाव में बहुत घूमे, तो अखिलेश जी ने बताया होगा अरे मैंने टोटी चोरी कर ली थी, तो उन्होंने ट्विटर चोरी कर लिया। तो एक सीएमओ दिल्ली का अकाउंट था, सीएमओ दिल्ली, जिसमें लगभग 10 लाख फॉलोअर्स है। तो सीएमओ दिल्ली का अकाउंट तो किसी भी चीफ मिनिस्टर का प्रोफेशनल अकाउंट होता है। तो वो अकाउंट सीएमओ दिल्ली का, जिसको दिल्ली सरकार के टैक्स पेयर के पैसे से चलाया जाता था, जैसे ही मुख्यमंत्री से हटे उसको AK फॉर वर्क करके बना दिया गया। उसकी भी मैंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेन की है, और मैंने कहा है कि इस अकाउंट को रिकवर करना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री से हटे थे, तो पीएमओ इंडिया को उन्होंने चेंज कर दिया था। तो फिर भारत सरकार की अपील पे ट्विटर ने वो रिकवर करके भारत सरकार को वापस दिया था, क्योंकि भारत सरकार की प्रॉपर्टी, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने अपने घर में कुछ किया तो मैं बन गया तो वो घर उठा के ले जाऊंगा।
भैया वो सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार ने उसके पैसे दिए, सरकार ने उसका सारा मेंटेनेंस करती थी, जितने भी लोग थे वो सरकारी थे। ठीक बात कहा आपने। तो क्या होगा इस उस पूरे मामले में? आपने आज चिट्ठी भी लिख दी पुलिस कमिश्नर को कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनके ऊपर एफआईआर हो? हाँ, एफआईआर होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देखो मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड है, तो आप मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड जहाँ भी आएगा पैसा वो होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा कि इसको दिल्ली पुलिस रिकवर करके इसको सीएम को वापस करना चाहिए, क्योंकि वो सीएम ऑफिस की प्रॉपर्टी है। अरविंद केजरीवाल जी की निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं। हमने तो नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल का निजी अकाउंट दे दो, लेकिन जो सीएम दिल्ली का अकाउंट है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय का अकाउंट है। तो जो भी सीएम रहेगा, चाहे हमारा रहे, कांग्रेस का रहे, आम आदमी पार्टी का रहे, किसी का रहे, वो उसका अकाउंट रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो केजरीवाल का महल है, बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि हमारा मुख्यमंत्री वहां नहीं रहेगा, इसका क्या करना चाहिए? देखिए, अब तो मुझे लगता है विजिलेंस इसकी जांच कर रहा है। मुझे लगता है ये भी जांच करनी चाहिए कि ये जो जितने भी वहां पे सामान लगाए गए, जो बिल बनाए गए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने उसका पैसा भरा, वो दिल्ली की सरकार के, दिल्ली की जनता के पैसे का वो था। तो मुझे लगता है कि वो सभी की जांच करनी चाहिए कि इन्होंने, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो इन्होंने, आप सोचो 10-10 लाख रुपए का एक टीवी आ रहा है, 10 लाख रुपए की उनकी टॉयलेट सीट आ रही है, तो भैया ये कहाँ से मंगाई गई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो पैसा तो उन्होंने 100 करोड़ खर्चा खर्चा, वो तो फिजूल खर्ची थी, लेकिन क्या सही में वो टॉयलेट सीट की कीमत 10 लाख ही थी, या वो 1 लाख का 10 लाख बिल बनवाया गया? तो मुझे लगता है कि विजिलेंस को इसको पहले पूरी अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए एक एक चीजों की। ऑटोमेटिक डोर से टीवी थे, पर्दे थे 10-10 लाख के, तो इन सब की जांच करनी चाहिए। और उसके बाद मुझे लगता है कि इसको एक एग्जीबिशन बना देनी चाहिए, ताकि लोग उसमें आए 5 रुपए की टिकट लेके और देखे कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली के लोग जिनके पास वीजा नहीं है वो रावण की लंका तो नहीं सोने की देख सकते, लेकिन दिल्ली के रावण की सोने की लंका वो जरूर देख सकते हैं। पर आप 5 रुपए का टिकट क्यों लगा रहे हैं? रेवेन्यू सरकार का आएगा ना। मतलब अब इससे भी रेवेन्यू कमाएंगे आप? इतनी बुरी हालत। नहीं, वो पैसा दिल्ली दिल्ली के लिए भला होगा। अच्छा, मुझे आप आगे बताइए, बीजेपी के सामने बड़े चैलेंजेस है, आपने बड़े वादे किए, क्या ये मुफ्त मुफ्त का इतना जारी रख हाँ। पाएंगे? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, दिल्ली की पहले भी जो सरकार थी वहां पे जो लोगों को वो मिलती थी, चीजें मिलती थी, और वो चीजें हो सकती है अगर भ्रष्टाचार ना हो सरकार के अंदर। अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा, अगर 500-500 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापन में नहीं खर्च किए जाएंगे। आप सोचो, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, हमारी सरकार तो नहीं थी, लेकिन शीला दीक्षित जी के सरकार के अंदर जो सरकार अपने साल का जो खर्च करती थी वो 20 करोड़ रुपए खर्च करती थी, जो सालाना एड का, उसको बढ़ा के अरविंद केजरीवाल जी ने 526 करोड़ रुपए कर दिया। आपको ध्यान होगा, एक जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, उन्होंने ये कहा था कि जो पराली जलती है उससे प्रदूषण होता है। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ने एक दवाई बनाई है 10 रुपए की, जिसको अगर हम खेत के ऊपर अगर हम छींट देते हैं तो वो सारी पराली जो है अपने आप ही गल जाती है, और जिसको हमें मतलब पोल्यूशन नहीं होता। तो उन्होंने, आपको ध्यान है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को या चन्नी जी को उस समय लेटर भी लिखी थी, और ये कहा था कि इसको इस्तेमाल करें आप। तो हमने उनसे एक आरटीआई डाली, और हमने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये जो अपना क्या कहते हैं दवाई है, ये आपने कितने रुपए की, दिल्ली के अंदर जो खेत हैं उसमें कितने में कितने किसानों को दिए है, कितने की छूटी है, और उसमें विज्ञापन में कितना खर्च किया? तो वो आया था कि 10 लाख, नहीं नहीं सॉरी, 17,000 रुपए की दवाई खर्ची गई लोग किसानों को दिल्ली में बांटने पे, और उसके ऊपर 5-7 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर दिया गया। तो जब ये भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा तो वो पैसा दिल्ली की जनता के पास ही जाएगा। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कितने मामलों में और कब केजरीवाल को जेल हो सकती है? नहीं, अरविंद केजरीवाल तो देखो जमानत के ऊपर ही बाहर है। जिस दिन कोर्ट ने इनको आदेश दे दिया वो तो, क्योंकि ये तो कुछ समय के लिए आए हैं और वो मामला अभी चल ही रहा है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर तो इनको जेल तो होगी होगी। ये लोग बोलते हैं हवा हवाई मामले हैं, कोई सबूत नहीं है। आपने तो इतना स्टडी किया इन तमाम नहीं, केसेस हवा पे, हवाई मामले आप एक रहते एक तो कागज निकाल के सतेंद्र बोलते जैन थे। जी। क्या क्या दस्तावेजी सबूत है? नहीं देखो, 1.5 साल सतेंद्र जैन जी जेल रहे, मनीष सिसोदिया जेल में रहे लगभग 1 साल, और अरविंद केजरीवाल खुद भी 6 महीने लगभग जेल में रहे। तो हवाई मामले थे तो इनको पहले से जमानत ले लेनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट में जाके मामलों को कोश करा लेना चाहिए था, बोलते कि भैया ये अपना दुर्भावना से हो रहा है, और वो अपने सबूत पेश करते। मेरा भी जब पंजाब का मामला इन्होंने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर की थी, तो मैं हाई कोर्ट में गया था, और मेरे को 2-3 तारीखों के अंदर मेरे कोर्ट को कोश कर दिया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली देश का जो संविधान है, आपको अगर उस पर भरोसा है तो आप जाइए, अपना जो भी ऊपरी अदालत है उसमें जाइए, अपने सबूत पेश कीजिए और आप बोलिए
मैं गया, मुझे बिल्कुल भरोसा था, मैं दिल्ली वहाँ पंजाब चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, मैं वहां पे गया और मैंने कहा जी मेरे खिलाफ जो मामला है अरविंद केजरीवाल जी ने वो फर्जी किया है। कोर्ट ने मेरे दस्तावेजों को देखा, सारी चीजों को देखा और उसको खारिज कर दिया। तो आपके पास तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, आप तो अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर करते हैं, बड़े बड़े वकीलों को हायर करते हैं, तो आप अभी तक क्यों नहीं उसको खारिज करा पाए? किसी मामले को, एक भी मामले में आपको बरी नहीं किया गया है। तो मतलब कानूनी संकट बड़ा है उनके आगे। निश्चित रूप से। और अब तो मुझे लगता है कि सरकार का पैसा भी नहीं है, पहले तो वो जितना भी पैसा सरकारी होता था, आपको ध्यान होगा मैंने एक आरटीआई डाली थी, अरविंद केजरीवाल किसी को भी चोर कह देते थे, अरुण जेटली जी के खिलाफ भी बोला था, तो अरुण जेटली जी के खिलाफ इन्होंने राम जेठमलानी जी को हायर किया था, आपको ध्यान होगा। याद है मुझे। तो राम जेठमलानी जी को 7.5 करोड़ रुपए दिए थे इन्होंने, दिल्ली की जनता के पैसे के। भैया आपने बयान दिया अरुण जेटली जी भ्रष्टाचारी है, अरुण जेटली जी ने कोई केस किया, तो आपने निजी रूप से बोला है, तो आपको फीस भरनी चाहिए, मानहानि का दावा तो आपके ऊपर है। तो आप उसका दिल्ली की जनता का पैसा 7.5 करोड़ रुपए, आप कुछ भी बोल दो, फिर कोई यार मानहानि का करे तो दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो उस पे? आपको देना चाहिए, या इतने बड़े बड़े वकील आप कर रहे हो, आपको जेल जाने का डर है। तो मतलब इस तरीके से पैसा बहाया जाता रहा दिल्ली सरकार का। ठीक है। बग्गा भाई, आप बड़े एक्टिव रहे इन चुनाव के अंदर, आपने नई दिल्ली में एक बड़ा रोल प्ले किया, आपने अरविंद केजरीवाल को हराने में एक बड़ा रोल प्ले किया, प्रवेश साहब सिंह वर्मा के साथ आप हमेशा हर वक्त दिखाई दिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई कोई कसम वसम उठाई थी आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? नहीं नहीं, मैंने देखो कसम नहीं उठाई थी। अगस्त में ही जब मैं बिग बॉस में गया अक्टूबर में, अगस्त से सितंबर की बात है, मैं बैठा था प्रवेशी के साथ में, और उस समय तक 6 महीने पहले तक कोई कहता नहीं था कि दिल्ली में शायद अरविंद केजरीवाल हार सकता है। ऐसा माहौल नहीं था बिल्कुल भी। परवेश जी थे, मैंने परवेश जी के साथ बैठा था, और परवेश जी को उस समय केंद्र से बड़े नेताओं का फोन आया था कि जब दिल्ली के अंदर सभी सांसद जो पूर्व सांसद थे उनको चुनाव लड़वाने का एक चल रहा है, तो कोई सीट उनको चुननी थी, तो उनको ऑफर किया गया था भाजपा की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, कि जो उनकी पूर्व लोकसभा थी वहां से कोई भी सीट सुन सकते हैं। तो प्रवेश जी अगर चाहते तो उनके पास कई सेफ सीट के ऑप्शन है, जहां से उनके पिताजी विधायक रहे या जहां से वो सांसद रहे, वहां से किसी भी सीट को चुन सकते थे। बट उन्होंने जब उस समय कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैं लड़ूंगा और मैं उसको हराऊंगा, तो पहला बयान मैंने भी प्रवेश जी से ये पूछा था, भैया आप हरा दोगे उसको? कह रहे बिल्कुल हराऊंगा मैं। तो जो प्रवेश जी का जो कॉन्फिडेंस था ना, कि मतलब अगस्त में जब पूरी दिल्ली मतलब के अंदर एक माहौल उस समय नहीं था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ूंगा और उसको हराऊंगा। तो उन्होंने जब शीर्ष नेतृत्व से कहा, तो उससे एक प्रभाव भी पड़ा, बाकी सीटों पे भी उसका काफी प्रभाव पड़ा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आउटर दिल्ली में पहली बारी हम पूरी की एक भी सीट नहीं हारे, क्योंकि जो जिसमें एक जाट समाज के बहुत सारी आबादी आती है, और उसके अरविंद केजरीवाल उसमें खुद भी जिम्मेदार रहे। अरविंद केजरीवाल ने जब कहा, देशद्रोही कहा, उसे बहुत गुस्सा भी भर गया जो जाट समाज के लोग थे, कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि होता ही है कि जब समाज के किसी व्यक्ति को अगर आप गाली देते हो, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि वो देशद्रोही है, उसका बहुत उनपे निगेटिव असर भी गया अरविंद केजरीवाल पे। ठीक है बग्गा भाई, आज के लिए इतना ही। आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसकी अपडेट भी लेते रहेंगे, और कोई गपशप थोड़ी एक दिन अभी तो बैठ के दिल्ली में हम। 5 साल तमाशा अरविंद केजरीवाल करते रहेंगे ऑपोजिशन में। अभी कभी रिपब्लिक डे की परेड पे जाके लेट जाएंगे, कभी कहीं लेट जाएंगे। तो इंटरटेनमेंट तो दिल्ली को मिलता रहेगा, मुझे उम्मीद है। तो मतलब आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल फुल एंटरटेनमेंट देंगे? एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट तो और बचा एंटरटेनमेंट, क्या तीनों उनके अरविंद पास केजरीवाल। अब? अरे सर अब बचा क्या उनके पास? इंटरटेनमेंट ही तो देंगे। सौरभ भारद्वाज ने तो अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया, बेरोजगार नेता। तो इस बेरोजगारी तो में अरविंद अरविंद केजरीवाल केजरीवाल जी क्या को भी एक करेंगे? बना लेना चाहिए बेरोजगार सीएम। वो बेरोजगार सीएम यूट्यूब चैनल बना रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर भाई, बहुत धन्यवाद। मजा आया आपसे बात करके। आपसे संपर्क हम करते रहेंगे और आपसे बात भी। करते रहेंगे लगातार, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल पर बड़ी अच्छी अपडेट्स देते हैं। पब्लिक सुनना थैंक यू। चाहती है आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।